कैसे हो आप सब। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्षितिज का काव्य में चैप्टर नंबर 5 है, उत्साह अट नहीं रही है। ये कविता सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। इन्होंने कविता में उत्साह और अट नहीं रही है, ये दोनों दो कविताएं हैं। मतलब कविता तो एक ही है लेकिन दो पार्ट है। उत्साह में कवि ने बादलों का आवाहन किया है, जो उत्साह कविता के अंतर्गत है। यहाँ पर बादलों को आवाहन करके कवि ने बादलों से कहा है कि बादल आओ, सारे दिशाओं को घेर कर बरसो, ये सारी बातें। तो इसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया। बच्चों, आवाहन का मतलब होता है बुलाना। तो बादलों को संबोधित करके कवि ने इस कविता में बादलों को संबोधित किया है और संपूर्ण सृष्टि में एक नया परिवर्तन लाने की बात कही है बादलों के माध्यम से। बादलों को यहाँ क्रांति का सूचक भी माना गया है। और अट नहीं रही कविता जो है उसमें कवि ने फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन किया है। दोनों ही कविताएं प्रकृति से रिलेटेड हैं। तो बच्चे, सबसे पहले उत्साह कविता मैं एक्सप्लेन करूँगी, बच्चे ध्यान देकर सुने उत्साह कविता को। बादल गरजो। अब बच्चों, यहाँ पे जो ये चिन्ह लगा है ये संबोधन कारक चिन्ह है। जब हम किसी को संबोधित करके अपनी बात कहते हैं तब ये चिन्ह लगाया जाता है। इन बच्चों को नहीं पता है तो सीख लें, इसको संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। बादलों को संबोधित किया है कवि ने, इसीलिए बादल गरजो ये संबोधन कारक चिन्ह यहाँ पर लग गया है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल आओ, और कैसे आओ? गर्जना करते हुए। क्रांति का सूचक, एक जोश के साथ। क्यों कि जहाँ जोश नहीं है बच्चों, वहाँ परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन लाने के लिए जोश बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारा देश भारत जब स्वतंत्रता की आग चारों तरफ फैले हुई थी तो हमारे देश के नवयुवकों में कितना जोश था। अगर वो जोश ना होता तो शायद आज हम आज़ाद भारत में सांस ना ले पाते। इसीलिए गर्जना के साथ आने की बात कही है कवि ने। कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल गर्जना करते हुए आओ, अर्थात जोश में भरपूर जोश के साथ आओ। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो। यहाँ धारा धर भी बादलों के लिए आया है कि हे बादलों, घेर घेर मतलब इस संपूर्ण आकाश को, गगन मीन्स आकाश को, घेर मीन्स घेर लो। और घोर मतलब भयंकर होता है, तो भयंकर गर्जना के साथ भयंकर गर्जना करते हुए आओ और इस संपूर्ण आकाश को घेर लो। यहाँ घेर शब्द 2 बार आया है। यहाँ घेरने की बात कर रहा है कवि। कवि कह रहा है कि भयंकर गर्जना करते हुए आओ और इस संपूर्ण आसमान को घेर लो। ललित ललित काले घुघराले। तीसरी पंक्ति में बच्चों कवि ने बादलों के सौंदर्य की बात कही है कि बादल कैसे दिख रहे हैं। ललित ललित काले घुघराले, बादल कैसे हैं? बादल सुंदर, ललित मीन्स होता है सुंदर, और काले घुघराले बालों से कवि ने इसकी तुलना की है। किसकी? बादलों की। पूरे आसमान में जब बादल उमड़ते घुमड़ते दिखाई देते हैं तो उनका सौंदर्य ऐसे लगता है जैसे काले काले घुघराले बाल आसमान में बिखरे पड़े हैं। तो बादलों का सौंदर्य कवि ने इसके माध्यम से, हे बादल आपका सौंदर्य कैसे हैं? ललित ललित काले घुघराले बालों की तरह। बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ बाल कल्पना मीन्स बच्चों की कल्पनाएं। यहाँ बाल कल्पना इसलिए कहा गया है कि बच्चों की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। छोटे बच्चे से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना, मतलब यथार्थ की धारा से उनका कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए बच्चों की कल्पनाओं का जो विस्तार होता है वो बहुत अनंत होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम होता है। तो बादलों को किस प्रकार फैलने के लिए कवि ने कहा है? बाल कल्पना की तरह। जिस तरह बालकों की कल्पनाएं असीमित होती हैं उसी तरह से तुम इस असीम अनंत आसमान पर सीमा रहित होकर, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात संपूर्ण क्षितिज को घेर लो। गगन भी अनंत कहा गया है, गगन अर्थात आसमान को भी अनंत कहा गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बादलों का विस्तार कैसे हो? वो बाल कल्पनाओं की तरह। विद्युत छवि ओर में
कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर बच्चों कवि ने कहा है कि जिस तरह से कवि कविता लिख करके लोगों में नवजीवन का संचार करता है, जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो उसका कविता लिखने का जो उद्देश्य होता है वो सृष्टि में, समाज में एक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लिखता है। तो जिस तरह से कवि अपने नई कविता की रचना करके नवजीवन, नया संचार भरता है लोगों के अंदर, अपनी कविता उसकी ताकत होती है, कवि की ताकत कविता है। उसी तरह बादलों को कवि कह रहा है कि विद्युत छवि उर्मी हृदय में, हे बादल तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, मतलब विद्युत की शक्ति है। विद्युत मीन्स बिजली, बादल गरजते हैं तो बिजली की एक रेखा दिखती है और भयंकर गर्जना होती है। कवि कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में जो विद्युत की शक्ति है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके तुम इस सृष्टि पर नया परिवर्तन लाओ। कभी परिवर्तन लाने के लिए हमें जोश, शक्ति, साहस, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कवि कह रहा है कि हे बादल, आपके हृदय में, हमारे हृदय में जो विद्युत की शक्ति छिपी हुई है वो किसके समान शक्तिशाली है? वज्र के समान। और वो वज्र कहाँ छिपा हुआ है? बादलों के हृदय में। अपने हृदय में स्थित उस विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करके नूतन, मतलब जिस तरह से कवि लोगों में नवजीवन का संचार करता है अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, उसी तरह तुम विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करके नवजीवन लाओ। कहाँ पर? सृष्टि में, संसार में नवजीवन लाओ। फिर भर दो हे बादल, भयंकर गर्जना करते हुए आओ। इस सृष्टि पर बरसात करके, धरती पर बरसात करके इस पूरी धरती को जल से तृप्त कर दो। बादल गरजो, हे बादल भयंकर गर्जना करते हुए आओ। अगली लाइन में बच्चों कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, मतलब संसार में भयंकर गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। विकल मतलब बेचैन, उन्मन में उदास, लोग गर्मी के कारण। और सकल जन मतलब संपूर्ण, सकल मतलब संपूर्ण, जन मतलब लोग, विश्व के मतलब पूरे संसार के, और निदाग का मतलब होता है गर्मी। तो संसार के सभी प्राणी कैसे परेशान हैं? भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हैं। इन दोनों पंक्तियों का मतलब है कि विश्व के सभी लोग, सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण, विकल मीन्स बेचैन, उन्मन मीन्स उदास, बेचैन और उदास हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन, अनंत आए मतलब आए, तो अज्ञात दिशा मतलब अनजाने। बादलों के आने की कोई दिशा नहीं होती बच्चों, बादल कहीं से भी, इधर से, इस दिशा से, उस दिशा से आ जाते हैं। तो बादल कैसे आए? आसमान में अज्ञात दिशाओं से बादल आए, घन मीन्स बादल आए, और इस अनंत आकाश पर छा करके तप्त धरा को जल से फिर आ जाओ, और इस अनंत आकाश को घेर कर, तप्त मीन्स जलती हुई, और धरा मीन्स पृथ्वी को जल से क्या कर दो? शीतल कर दो। हे बादल, तुम अज्ञात दिशा से आकर संपूर्ण आसमान को घेर करके इस जलती हुई धरा को फिर से जल वृष्टि करके, जल की वर्षा करके फिर से इस धरती को शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल भयंकर गर्जना करते हुए आओ। इन पंक्तियों में ये उत्साह के अंतर्गत ये सारी पंक्तियाँ आती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बादलों का आवाहन किया है। आवाहन मीन्स बुलाया है, और किस लिए बुलाया है? कि धरती पर वो फिर से सुख की बरसात करें, सभी धरती के जीव जंतुओं को, पशुओं को, पूरे पर्यावरण को सुख प्रदान करें। कैसे? वर्षा के द्वारा, वर्षा करके सबको गर्मी से निजात दे। पेड़ पौधे, हमारी धरती बिल्कुल सूखी नज़र आती है, लेकिन जब बारिश होती है तो धरती के गर्भ में छिपे अनेक बीज अपने बीजों में अंकुर फूटता है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर संपूर्ण धरती को हरा भरा कर देते हैं। तो पूरा पर्यावरण जो होता है, धरती वो पूरी हरी भरी हो जाती है, और मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु सभी आनंदित हो जाते हैं जब पृथ्वी पर वर्षा होती है उस समय। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पंक्तियाँ समझ में आ गई होंगी, और इन पंक्तियों में जो जिन जिन शब्दों की मीनिंग हमें लग रहा था कि आप लोगों को नहीं आ रही होगी, ये मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है। सारे बच्चे इस मीनिंग को भी ध्यान से सुने
और इसको पढ़ें और अपने शब्दकोश को और हैवी करें ताकि उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी और मजबूत हो। शिल्प सौंदर्य हर कविता में होता है कि कवि ने इस कविता को लिखने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कैसे शब्दों का, कहाँ कहाँ अलंकार का प्रयोग किया है, कौन सा सौंदर्य इस कविता में है। तो इस कविता में, उत्साह कविता में जो शिल्प सौंदर्य उभर करके सामने आया है बच्चों, वो ये है कि घेर घेर घोर गगन। अब यहाँ घा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की, किसी अक्षर की आवृत्ति मतलब दोहराया जाता है, कई बार वो अक्षर आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ बाल कल्पना के से, यानी बाल कल्पना से बादलों के विस्तार की उपमा दी गई है। बादलों का विस्तार कैसे हो? बाल कल्पना की तरह। तो बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार की छटा दर्शनीय है, दिखाई दे रही है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। काव्य में नाद सौंदर्य, नाद का मतलब होता है जब किसी कविता को पढ़ने में जो उसमें कविता में जो शब्द पिरोए गए हैं, जो अक्षर उसमें डाले गए हैं, उसको पढ़ने में कितना आनंद आ रहा है। कविताएं पढ़ने में आनंद आते हैं, लेकिन कुछ कविताएं पढ़ने में बहुत आनंद आती हैं। तो जिस कविता को पढ़ने में अत्यधिक आनंद का अनुभव हो, समझ लीजिए कि उस कविता में नाद सौंदर्य, नाद मतलब आवाज़ की सुंदरता है। तो अपनी ये कविता पढ़ने में नाद सौंदर्य स्पष्ट नजर आता है अगर बच्चे इसको पढ़ेंगे कि घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले उगराले बाल कल्पना कैसे व्याप पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल कर दो। तो अज्ञात यहाँ पर नाद सौंदर्य दिख रहा है कविता को रेड करने में, पढ़ने में। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, ये भी इसको अगर हम रेड करते हैं तो इसमें भी नाद सौंदर्य की अनुभूति हो रही है। कविता का दूसरा पार्ट जो है वो है अट नहीं रही है। उत्साह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी जो थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। अब इसका दूसरा पार्ट है अट नहीं रही है। अटना मीन्स होता है समाना। जैसे हम किसी छोटे पात्र में कोई बड़ा पात्र रखें तो हमें कहते हैं ना कि हम ये सामान इसमें अट नहीं रहा है। अटना मीन्स होता है समाना। अब यहाँ पर क्या नहीं समा रहा है? फागुन का सौंदर्य। समरी थोड़ी सी आप सभी बच्चे जान लें। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि फागुन का सौंदर्य जो है वो वातावरण में इस तरह से फैला हुआ है कि फागुन के सौंदर्य की शोभा कहीं समा नहीं रही है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि फागुन का जो सौंदर्य है वो जहाँ देखो वहीं दिख रहा है। प्रकृति में फागुन का सौंदर्य समा नहीं पा रहा है, अर्थात फागुन का सौंदर्य हर जगह नजर आ ही रहा है। इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यही कहने की कोशिश की है, बताने की। तो हम आगे चलते हैं अपनी लाइन पर। पहले की लाइन है अट नहीं रही है। क्या अट नहीं रही है? आभा फागुन की। आभा मीन्स होता है बच्चों सौंदर्य, मैंने वर्ड मीनिंग में भी लिख दिया है। आभा मीन्स सौंदर्य। तो फागुन का जो सौंदर्य है, जो उसकी सुंदरता है, वो कहीं अट नहीं रही है, अर्थात प्रकृति में कहीं समा नहीं रही है, हर जगह नजर ही आ रही है। तन सट नहीं रही है। तन मीन्स शरीर में, किसके? मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, चराचर, सचराचर जगत यानी चर अचर, संपूर्ण जगत में फागुन का सौंदर्य समा नहीं रहा है। तीसरी पंक्ति में कवि कह रहा है तन सट नहीं रही है, अर्थात किसी के शरीर में, सटना में समाना, किसी के शरीर में फागुन के सौंदर्य की शोभा समा नहीं रही है। अब यहाँ पर इन पंक्ति में कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इन दोनों पंक्तियों में कवि ने फागुन का मानवीकरण कर दिया है। फागुन को किसकी तरह दिखा रहा है? एक मनुष्य की तरह। जैसे मनुष्य सांस लेता है तो कहीं सांस लेते हो, कवि कह रहा है कि फागुन का सौंदर्य इतना अत्यधिक है पूरी प्रकृति में, ऐसे लगता है कि कहीं सांस लेते हो। अगर वो सांस लेता है, फागुन जब सांस लेता है तो घर घर भर देते हो, तो अपने सांसों की खुशबू से संपूर्ण सृष्टि को, घर घर मतलब किसी एक घर को नहीं, प्रत्येक घर को, संपूर्ण सृष्टि के जो घर हैं या संपूर्ण सृष्टि को अपनी सांसों की खुशबू से भर देता है। और जब
इस सुगंधित वातावरण में मन क्या करता है? मन यह करता है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहता है ऐसे मादक वातावरण में, ऐसे सुंदर वातावरण में मन करता है कि अगर पंख होता तो मैं आसमान में उड़ जाता मारे खुशी के। इस पंक्ति में कवि कह रहा, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अगर फागुन का सौंदर्य इतना अत्यधिक है कि अगर मैं फागुन के सौंदर्य से अपने नेत्र हटाता चाहता हूँ तो मेरे नेत्र फागुन की सुषमा को देखने का ही मन करता है। फागुन के सौंदर्य से हमारी निगाहें हट नहीं रही हैं। फागुन के मौसम में क्या होता है बच्चों? इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि फागुन यानी बसंत का ऋतु, और अक्सर पेड़ों पर पतझड़ आ जाती है। पेड़ों में नई नई पत्तियां निकल आती हैं। उन पंक्तियों में कुछ पत्तियां लाल, कुछ हरी, अभी नई पत्तियां निकल रही पेड़ों को आप खुद सर्च करिए, देखिए हमारे आसपास ऐसे दृश्य दिखते ही हैं प्रकृति में। तो उन्हीं चीज़ों का वर्णन कर रहा है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कि पत्तों से लदे डाल, पेड़ पतझड़ के बाद पेड़ों पर नई नई पत्तियां आ गई हैं, अर्थात पेड़ जो है वो नई पत्तियों से लद गए हैं। लद जाना मतलब पूरी तरह से पत्तियों से भर जाना, कहीं हरी कहीं लाल। उन पत्तियों में कुछ पत्तियां हरी हैं, कुछ पत्तियां लाल हैं, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। ऐसे लगता है कि फागुन ने अपने गले में मंद गंध मतलब धीमी खुशबू, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, तो धीमी खुशबू बिखेरने वाले, धीमी धीमी खुशबू फैलाने वाले फूलों की माला। और मतलब हृदय यानी वक्षस्थल, हम माला धारण करते हैं तो वो माला हमारे कहाँ पर आती है? वक्षस्थल पर आती है, उनमें हृदय, और हृदय यहाँ पर होता है किसी भी व्यक्ति का। तो कवि यहाँ कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन ने धीमे धीमे खुशबू बिखेरने वाले फूलों की माला धारण कर रखी है, और उसकी खुशबू, उस धीमी खुशबू बिखेरने वाले फूलों की माला से पूरा वायुमंडल, पूरी धरती, पूरी सृष्टि सुगंधित हो रही है। पाट पाट शोभाश्री, यहाँ बच्चों शोभाश्री का मतलब है सौंदर्य। पाट पाट मीन्स हर जगह, हर जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है। पट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। इस पंक्ति का भी मतलब यही है कि फागुन का सौंदर्य इतना अधिक है कि धरती में समा नहीं रहा है, तो यत्र तत्र यहाँ वहाँ हर जगह दिखाई ही दे रहा है। तो ये तो हो गया कविता का सार बच्चों। और ये है शब्दार्थ, ये सारे बच्चे जरूर देखें, शब्दार्थ अपने शब्दकोश को मजबूत बनाएं। कविता में जो काव्य सौंदर्य, जो शिल्प सौंदर्य उभर करके सामने आया है कि इस काव्यांश में जो ये अंत नहीं रही कविता है, इस काव्यांश में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जैसे घर घर, पाठ पाठ, पर, इन शब्दों में जब यहाँ ये योजक चिन्ह होता है तो इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह जब एक जैसे दो शब्द योजक चिन्ह के माध्यम से कविता में आए तो ऐसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ होता है। यह हमेशा माइंड में रखें। कभी भी कहीं भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस तरह के शब्द आते हैं और अलंकार पूछा जाता है तो बच्चे इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काव्यांश में मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि फागुन को किसकी तरह? मनुष्य की तरह सांस लेते, माला पहनते दिखाया गया है, तो इसमें फागुन का मानवीकरण किया गया है। तो आज ये चैप्टर नंबर 5 उत्साह और अट नहीं रही है कि दोनों कविताएं मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप बच्चों के समझ में ज़रूर आएगा। बच्चे ध्यान देकर कोई काम करेंगे तो वो ज़रूर हमारे माइंड में रहता है, वो चीज़ हमारे माइंड से स्लिप नहीं होती है। ज़रूरत किसकी है? ध्यान देने की। तो बच्चे खुद रहें, मेहनत करें, मेहनत करके पढ़ाई करें, क्योंकि माता पिता का बड़ा सहयोग होता है बच्चों के जीवन को संवारने में। तो बच्चे उसका गलत फ़ायदा न उठाएं, सबका सम्मान करें, माता पिता अपने गुरुजनों का, और मेहनत से पढ़ें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कमेंट करके बच्चे ज़रूर बताएं कि वीडियो उन्हें कैसी लगती है, क्या चीज़ समझ में आती है, क्या नहीं आती है। तो अगर कमेंट करके बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे तो आई होप कि हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे।